ये रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। इनको परिचित करने से पहले मैं आपको साधारणतः ये बता दूं कि भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम 4 भागों में बांटते हैं। सामान्यतः आपने 2 भाग पढ़ा होगा, प्रागैतिहास और इतिहास, लेकिन टेक्निकली इसके 2 भाग नहीं है, टेक्निकली इसके 4 भाग हैं। पहला है प्रागैतिहास, जिसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है, क्योंकि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। प्रागैतिहास में पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। जिसको हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है इतिहास। और पूर्व मध्यकालीन इतिहास। पूर्व मध्यकाल नाम से लगता है कि ये मिडिवल हिस्ट्री होगा, लेकिन ये मिडिवल हिस्ट्री नहीं है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम चरण है और मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत। तो मध्यकाल के पहले आया है, तो इसको भी हम प्राचीन भारत में ही शामिल करते हैं। प्रागैतिहास, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच में एक और भाग आता है, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो यानी आद्य इतिहास। आद्य इतिहास वो इतिहास है जिसके बारे में लिखित सूचना तो है, लेकिन उस लिखे को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये 4 विभाजन है प्राचीन भारतीय इतिहास के। ये चारों विभाजन बहुत ही रोचक है। इनके संपूर्ण प्रवाह को समझने की हम कोशिश करेंगे आज के इस क्लास में। मैं फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, डेट्स नहीं बताऊंगा, राजाओं के नाम नहीं बताऊंगा, वो सब तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल फ्लो चार्ट बनाऊंगा कि प्रागैतिहास से कैसे हम आगे बढ़ते 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 एक पूरी धारा, एक पूरा प्रवाह हमारे जहन में आ जाना चाहिए मोटा मोटी। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं जिन्होंने भारत में प्रागैतिहास की शुरुआत की। और ये जो मैप में बने हुए हैं स्थल आपके सामने, ये वो स्थल है जिन्होंने मनुष्यता के इतिहास को एक नई और अनूठी दिशा और दशा प्रदान की। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वो स्थान है जहां पर पहली बार इंसान ने बस्ती बसाया। मेहरगढ़ वो स्थान है जहां पर इंसान ने पहली बार खेती किया। मेहरगढ़ वो स्थान है जहां पर इंसान ने पहली बार धातु का प्रयोग करना शुरू किया, जहां पे पहली बार उसको पता चला कि पशुओं के साथ सहजीवन कैसा होता है। और मेहरगढ़ आता है नवपाषाण काल में। ये जो तीनों काल हमने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल के, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनकी सर्व प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं। पुरा पाषाण काल में इंसान ने सबसे पहले जमीन के अंदर रहना शुरू किया, भूमिगत गर्तावास। और पुरा पाषाण काल में ही उसको ये पता चला कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे औजारों का निर्माण कर सकते हैं जिनसे जानवरों को भी मार सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। चॉपर, चॉपिंग टेबल कल्चर, हैंड एक्स कल्चर, क्लीवर, स्क्रैपर, ये सब, सोहन वैली कल्चर, अतिरपक्कम मद्रास के पास, ये सब पुरा पाषाण काल से ही संबंधित है। मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी पशुपालन। मध्य पाषाण में मनुष्य को ये पता चल गया कि हमको हमेशा शिकार ही करने की आवश्यकता नहीं है, हम पशुओं को अपने पास भी रख सकते हैं और जब उसकी आवश्यकता हो तो उसको मार करके खा सकते हैं। मध्य पाषाण काल में ही उसको पता चला कि हम पशुओं के खाल को कंबल या वस्त्र के रूप में पहन सकते हैं। तो सर्वाधिक प्राचीन मध्यकाल पाषाणकालीन बस्तियां मिली हैं आदमगढ़ और बागौर। इंसान पहली बार कसाई की भूमिका में आया
आदमगढ़ और बागौर में बहुत बड़े बड़े स्लॉटर हाउस मिले हुए हैं। मध्य पाषाण काल में इतनी बुद्धि का विकास उसको हुआ। मध्य पाषाण काल के बाद जब मध्य पाषाण के अंतिम चरण में कह सकते हैं, इंसान को यह भी ज्ञान प्राप्त हो गया कि हम फसल को बो सकते हैं, उगा सकते हैं, खा सकते हैं, और खेती करने लगा। खेती की आवश्यकता के अनुकूल इंसान ने बस्तियां बसानी शुरू की, जो मेहरगढ़, कोल्डिहवा और एक साथ रहने लगा, क्योंकि खेती ने उसके खानाबदोश जीवन शैली को समाप्त कर दिया और वो सहजीविता में रहने लगे। सहजीविता में रहने के कारण उनके बीच संबंध स्थापित हुए, सामाजिक संबंध, और समाज की स्थापना हुई। यह समाज की मानव समाज की स्थापना की पहली सूचना मिलती है हमें नवपाषाण काल में। यही समाज आगे चल करके धीरे धीरे राष्ट्र बनता है। यही राष्ट्र आज पूरा विश्व बन गया है। और ये सब घटनाएं खासकर नवपाषाण काल के जिस कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये घटना भारत में हुई। ये सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ। नवपाषाण काल में चिटफुट हम व्यापार के भी प्रमाण पाते हैं। आंतरिक व्यापार, कौड़ियों का प्रयोग, सीपियों का प्रयोग, बार्टर सिस्टम, एक चीज दे करके दो चीज। इनाम गांव जैसे ऐसे स्थल भी मिले हैं जहां पर औजार और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी थी नवपाषाण काल में। इसके बाद आता है सैंधव सभ्यता का काल। सैंधव सभ्यता शुरुआत होती है इसी के कॉन्टिन्यूएशन में। सैंधव सभ्यता को हम कांस्य काल भी कहते हैं, क्योंकि कांस्य का प्रयोग यहाँ पे प्रचुर मात्रा में शुरू हो गया था। और नवपाषाण काल को हम ताम्र काल भी कहते हैं, ताम्रपाषाण काल, क्योंकि तांबे का प्रयोग यहाँ पे इसके अंतिम चरण में तांबे का प्रयोग होने लगा था। मेहरगढ़ में तांबा गलाने के प्रमाण मिलने लगे थे। इन दोनों के बीच में जो कालखंड आता है इसको हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज। ताम्रपाषाण काल में हम देखते हैं संक्रमण कालीन कुछ बस्तियां जैसे नाल, कुल्ली, कायथा, आहार, जोरवे, इनाम गांव, दायमाबाद वगैरह वगैरह, ये बस्तियां अचानक से भारतीय इतिहास के पटल पे आती हैं। और ये इंटरमीडिएट संक्रमणकालीन बस्तियां हैं, क्योंकि ये नवपाषाण काल से थोड़ी आगे है और कांस्य काल से थोड़ी पीछे है। और यही बस्ती आगे चल करके, यही सभ्यता आगे चल करके कन्वर्ट हो जाती है आद्य इतिहास में, प्रोटो हिस्ट्री में, सैंधव सभ्यता में। सैंधव सभ्यता की बहुत बड़ी अद्भुत विशेषताएं हैं, जैसे शहरों का निर्माण, नगरों का निर्माण। नगरों का निर्माण मतलब क्या? इसके पहले जो भी विकास है वो गांव का विकास है। गांव और नगर में आमूलचूल अंतर है। नगर की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण टिकी होती है व्यापार पर। ग्राम की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण टिकी होती है कृषि पर या पशुपालन पर। कृषि और पशुपालन गांव बनाते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नगर बसाते हैं, नगर बनाते हैं। तो बहुत सारी बस्तियां तो नहीं, लेकिन प्रमुख बस्तियां सैंधव सभ्यता में बहुत बड़ी बड़े व्यापारिक हब के रूप में उभरे, और देश विदेश से व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होना यहाँ पे शुरू होता है सैंधव सभ्यता में। एक तरफ से जैसा कि सृष्टि का विधान है कि सभ्यता नीचे से ऊपर की तरफ उठती उठती पीक पर पहुंचती है, और पीक पर पहुंचने के बाद फिर उसमें ह्रास होना शुरू होता है। तो सैंधव सभ्यता व्यापारिक दृष्टि से अपने शिखर पर पहुंची हुई सभ्यता थी, और वहां से ह्रास होना शुरू होता है सैंधव सभ्यता के बाद। और फिर ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में शिफ्ट करती है, और वैदिक सभ्यता,
का प्रादुर्भाव होता है। वैदिक सभ्यता और सैंधो सभ्यता में कोई समानता दिखाई ही नहीं पड़ती। वैदिक सभ्यता पूरी तरह से अलग है, उसका अप्रोच बिल्कुल अलग है। सैंधो सभ्यता का अप्रोच बिल्कुल अलग है। सैंधो सभ्यता पूरी तरह से भौतिकवादी है, वैदिक सभ्यता पूरी तरह से धर्मवादी है, अध्यात्मवादी है। इसकी हम बात करेंगे। वैदिक सभ्यता के बाद जो सभ्यता भारतीय इतिहास में आगे बढ़ती है वो आज तक चली आ रही है। ये वैदिक सभ्यता आज तक इंटैक्ट है। इसने जो मूल्य पिरोए थे समाज में, जिन मूल्यों को एस्टैब्लिश किया था, वो मूल्य आज तक यथावत है, जस के तस। आज भी हम अपने जीवन में वैदिक सभ्यता के दखल को पाते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में वैदिक सभ्यता की देन है, चाहे वो हमारी विवाह पद्धति हो, मुंडन संस्कार हो, यज्ञोपवीत हो, जो भी हो, मृतक संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो, अंत्येष्टि हो। वैदिक सभ्यता फिर खंडित नहीं हुई। उसके बाद इतिहास में कभी नगरों का विकास, कभी गांवों का विकास, चलता रहा पूर्व मध्यकाल। तो थोड़ा सा प्रीलिमिनरी मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया है। ये हमारे पूर्वज थे, नग्न रहते थे, वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी, तो प्राकृतिक रूप से इनके बाल से शरीर ढके होते थे। धीरे धीरे वस्त्र इनकी आवश्यकता बनते गए और इन्होंने पत्थरों के औजारों और हथियारों का विकास किया। क्रमशः मनुष्य के इवोल्यूशन को जब हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल के मनुष्य और वर्तमान काल के मनुष्य में आधारभूत अंतर है कि इनके खोपड़ी का डायमीटर बढ़ता चला गया, इनका स्कल पूर्व की तुलना में बढ़ता चला गया, और इनके औजारों और हथियारों में विकास इनके मस्तिष्क के विकास को प्रतिबिंबित करता है। जिस मात्रा में इनका मस्तिष्क विकसित हुआ, उसी मात्रा में इनके औजार और हथियार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले गए। इसमें बहुत सारे लोगों ने, जैसे एच.डी. शांकलिया है, एच.डी. शांकलिया का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। पोतवार की पहाड़ियां जहां पे ये सब औजार पाए गए, संघाओं की गुफा, इंसान ने सबसे पहले जिन गुफाओं में रहना शुरू किया उनमें से ये एक, आज भी ये गुफा यथावत। और भारत की भौगोलिक स्थितियों ने भी इनके भी इतिहास के सृजन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। और भारत का भूगोल अगर हम माइन्यूटली इसको स्टडी करेंगे तब हमको ये स्पष्ट रूप से लग जाता है कि शुरुआत में, अब जैसे ये सैटेलाइट से लिया गया चित्र है, ये बनाया हुआ नहीं है, लिया गया है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दो ही प्रकार के प्लेन दिख रहे हैं पूरे भारत में। एक प्लेन ये दिख रहा है और एक प्लेन ये दिख रहा है, बाकी सब उबड़ खाबड़ जमीन है। तिब्बत का प्लाटू पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है, हिंदकुश की पहाड़ियां और ये पाकिस्तान का इलाका, अफगानिस्तान का एरिया, ये भी उबड़ खाबड़ है। तो ये जो पहला प्लेन है ये जनक मना सैंधो सभ्यता का, क्योंकि जीवन के पुष्पित पल्लवित होने के अनुकूल सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध थी। ये दूसरा जो प्लेन है ये जनक मना वैदिक सभ्यता का, या वैदिक नहीं, उत्तर वैदिक सभ्यता का हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वैसी ही अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध थी।
और क्रमशः धीरे धीरे आबादी ने इस पूरे क्षेत्र को आच्छादित कर लिया आने वाले समय में, और फिर वहां से ये नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुए। तो प्रकृति ने भी हमारे इतिहास को आकार दिया है। ये वो पत्थर हैं जो प्रारंभिक मानव औजारों के लिए उपयोग करते थे। चिलसडनी, जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, प्रीशियस स्टोन्स भी मिले हुए हैं। गुफाओं में चित्रकारी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, वस्त्र पहनने का ठिकाना भी नहीं था, कल जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी उसका पता भी नहीं था, लेकिन चित्र बनाना हमारे पूर्वज नहीं भूलते थे, अभिव्यक्ति नहीं भूलते थे। तो उन्होंने उस जमाने के अपने कला का प्रदर्शन किया है। भीमबेटका की गुफाएं हैं जहां पर उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य चित्र बनाए हुए हैं, और इन चित्रों में तत्कालीन उनके जीवन की झांकी परिलक्षित होती रही है, होती है। ये स्टोन ब्यूरिन है। स्टोन ब्यूरिन यानी बेधनी, बेधनी यानी जिससे छेद करते थे, छेदक। छेद करना हो, चमड़े में छेद करना है, मांस में करना है, वृक्ष में करना है। धीरे धीरे नियंडरथल मानव पहला ऐसा मानव था, ये नियंडरथल है, जिसको ये प्रतिभिज्ञा होनी शुरू हुई कि जो हमारी आंखों से दिखता है वही सब कुछ नहीं है, बहुत सारा अनसीन भी है जिसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन वो प्रभावित करता है। संक्षेप में मृत्यु के पार का जगत, अनसीन जगत, नियंडरथल मानव ने पहली बार ये भांप लिया, और मृतकों का अंतिम संस्कार करने लगा। नियंडरथल मानव को यह भी ज्ञान प्राप्त हो गया, अनुभव प्राप्त हुआ कि शरीर के मृत हो जाने से आत्मा का क्षरण नहीं होता, आत्मा फिर भी यथावत रहती है और उनसे हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ अनुष्ठान विकसित किए जो मृतकों के साथ पूरे किए जाते थे, उनके साथ रखे जाते थे, ताकि जो चला गया हमें छोड़ करके उनसे हम संपर्क स्थापित कर सकें। तो बहुत सारे समाधानों में आपने देखा होगा कि हथियार, औजार, बर्तन, भांडे या कुत्ते का शव, ये सब दफनाया जाता था साथ के साथ। ये जो अनुष्ठान है, इसी अनुष्ठान से धर्म का विकास हुआ। आज पूरी दुनिया में जो धर्म फैला हुआ है, इसी अनुष्ठान से ही उसका विकास हुआ है, और इसी धर्म से कला और संस्कृति का विकास हुआ है। कला, संस्कृति, धर्म को आकार प्रकार देने वाले सबसे पहले नियंडरथल मानव थे। नियंडरथल नहीं होते तो दुनिया में धर्म नहीं होता, आत्मा की अवधारणा नहीं होती, वैदिक संस्कृति नहीं होती। तो इनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही सूक्ष्म था। नियंडरथल बाद में कन्वर्ट होते चले गए होमोसेपियंस में। होमोसेपियंस और नियंडरथल में, नियंडरथल ये है, मैं गलत, ये है नियंडरथल। होमोसेपियंस और नियंडरथल में अंतर ये है कि आप देख सकते हैं कि होमोसेपियंस की खोपड़ी नियंडरथल की खोपड़ी से कितनी बड़ी है, इनका स्केल कितना बड़ा है। ये बुद्धि के विकास के अनुपात को प्रदर्शित करता है, और होमोसेपियंस को बुद्धिमान मानव कहते हैं, मतलब मैन विथ ब्रेन, मैन विथ लॉजिक। गुफाओं पे की गई चित्रकारी, इस चित्रकारी से भी परिलक्षित होता है कि वो पशुओं की यात्रा करने लगे थे, उनके ऊपर, उनको एज ए व्हीकल यूज करने लगे थे।
ये प्रारंभिक मानवों का निवास था, गर्तावास। जमीन में गड्ढा खोद करके इनके ऊपर झोपड़ी लगा करके नीचे रहते थे जमीन में। दैट इज पिट ड्वेलिंग। पिट हाउस। ये चौपानी मांडू में पहली बार बर्तन और भांडे मिले उनके द्वारा निर्मित। और ये बड़ा ग्रिसिल बट्टा जो आज भी हम यूज करते हैं, ये बड़ाग्र मिले हैं जिनको पत्थरों में बांध करके वो तीर के रूप में यूज करते थे पशुओं का शिकार करने के लिए। तो ये क्रमशः विकास हुआ मनुष्यता का, और उनके एट्रीब्यूट्स भी डेवलप हुए। श्रृंगार का भी विकास हुआ। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब कुछ पुरातात्विक चीजें मिली हुई हैं। पशुओं के बाड़े। सिंधु सभ्यता में किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो रेज हैंड के माध्यम से पूछ सकता है। पूछने के लिए रेज हैंड फैसिलिटी का उपयोग करेंगे। लंबे लंबे प्रश्न नहीं लिखेंगे। ये सिलबट्टा अलग है लेकिन पीसता वही है जो आज का सिलबट्टा पीसता है। काम वही करता है। ये है सैंधो सभ्यता का प्रसार। इसके बाद शुरू हुआ वैदिक सभ्यता, और यह है वैदिक सभ्यता का प्रसार। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे खांसी वासी भी आ रही है, और मेरी आवाज भी आपको बदली हुई लग रही होगी। तो ये क्लास 2 घंटे नहीं, मैं 1 घंटे में ही फिनिश करूंगा। 1 घंटे में जितना हो पाएगा, फिर इसका पार्ट 2 करके क्या हुआ? वायरल वायरल हुआ है। वायरल एक ऐसा है कि जिसको डॉक्टर बहुत ज्यादा भाव नहीं देते, लेकिन जिनको हो जाता है उनको पता चलता है कि ये क्या है। डॉक्टर से पूछो तो डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं, वायरल फीवर हुआ है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसको होता है वो जानता है ये क्या चीज है।
नहीं, 9 बजे वाली आज तो कोई क्लास ही नहीं है, आज तो संडे है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, और वैदिक सभ्यता, इन दोनों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है, महत्वपूर्ण विकास ये है कि सैंधो सभ्यता का आधार है व्यापार। वैदिक सभ्यता का आधार व्यापार नहीं था। वैदिक सभ्यता ने एक नई परिपाटी डेवलप की। वो परिपाटी ये थी कि सूक्ष्म सत्ताओं से, जिनको ये देवता कहते थे, इनसे सहयोग लेकर के जीवन को स्वर्ग बनाया जाए। हाँ, किस्मत बताओ। तो वैदिक सभ्यता ने इसका विज्ञान विकसित किया कि प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां, जो कि अननोन है, जिसको निएंडरथल ने पहचाना था पहली बार, कि उस सूक्ष्म सत्ता का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए। और इस विज्ञान को उन्होंने नाम दिया यज्ञ। यज्ञ यज्ञ वो तरीका है, व्हाट्सएप क्या सबको बता दो, सबकी जरूरत है, जिससे देवताओं का आवाहन करके आया तो नहीं कुछ। किसी और को भेज दिया क्या? इसलिए वैदिक संस्कृति को यज्ञीय संस्कृति भी कहते हैं। और इन्होंने अपने आप को कहा आर्य। आर्य यानी श्रेष्ठ। हालांकि ये तकनीकी में सिंधु घाटी के लोगों से कदापि श्रेष्ठ नहीं थे। तो इतिहासकारों को यह पक्का भ्रम हो गया कि ये सिंधु घाटी के लोग नहीं, ये है दूसरे लोग और आए हैं बाहर से। खासकर सेंट्रल एशिया से थ्योरी खूब फली फूली। लेकिन अभी वर्तमान शोध ये कह रहे हैं कि ये बाहर से नहीं आए थे, ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ही थे, और उन्होंने पुरानी वैल्यूज को त्याग दिया और नई वैल्यूज को अपना लिया। जो भी स्थिति हो, इन्होंने जीवन को सजाने, संवारने और मानव जीवन को एक व्यवस्था देने की भरपूर कोशिश की, और इनकी व्यवस्था संसार नहीं, संसार के पार भी जाती थी, और बहुत ही क्रांतिकारी व्यवस्थाएं थी, जैसे बड़ा आश्रम सिस्टम दिया इन्होंने। बाद में उत्तर वैदिक काल में ये कुरीति बन गया, अलग विषय।
जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे भारतीय इतिहास में एक नई खोज हो गई। अतिरंजी खेड़ा और बनारस के आसपास के इलाकों में लोहा खोजा गया। लोहे का इतना विशद उपयोग हो सकता था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि लोहा इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय वृक्षों को किस तरह से साफ करके भूमि को खेती के अनुकूल बनाया जाए। तो वृक्षों को साफ करके भूमि को खेती के अनुकूल बनाने के लिए लोहा बिल्कुल कारगर साबित हुआ। वृक्षों को साफ करने का मतलब ये है कि ऊपर के वृक्षों को काटने के साथ साथ वृक्षों की जड़ें जो बहुत गहरे गहरे गई थी, इन जड़ों को भी खोद के निकालना। और ये काम लोहे के औजारों ने बड़ा ही कुशलता से किया। साथ में हल में जब लोहे का फाल लग गया तो पथरीली भूमि को भी ये तोड़ सके आराम से। और स्वाभाविक है कि ये सब वही पुष्पित पल्लवित होगा जहां पे लोहे की खानें होंगी। और लोहे की खानें वर्तमान जो बिहार, दक्षिणी बिहार का इलाका है, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका है, जमशेदपुर और उसके आसपास का, वहां पे लोहे की खानें थी। तो इन लोहे की खानों से लोहा निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके मगध एम्पायर ने खूब पावर इकट्ठी की और बहुत सारे हथियार भी निर्मित किए इन लोहे से। जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि जनसंख्या को ज्यादा बढ़ाने के अनुकूल संसाधन उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि लोहे का आविष्कार हुआ ही नहीं था, प्रोडक्टिविटी कम थी। लोहे के आविष्कार होने से जनसंख्या आराम से तेजी से बढ़ने लगी उत्तरी भारत में खासकर, और फिर शासन पद्धति भी बदली और महाजनपदों का प्रादुर्भाव हुआ। अब यहाँ पे दो तरह का हम विकास देखते हैं। एक विकास हो रहा है आर्थिक, दूसरा विकास हो रहा है राजनैतिक, और तीसरा विकास हो रहा है धार्मिक। और तीनों विकास एक साथ चल रहा है और तीनों विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और चौथा भी कह सकते हैं जो कि इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है, वो है सामाजिक। जैसे धातु की खोज हुई और आर्थिक व्यवस्था, व्यापार बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, सरप्लस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, अधिशेष उत्पादन, और व्यापार किया जाने लगा, देश विदेश का भी व्यापार बढ़ गया उत्तर वैदिक काल तक आते आते। समृद्धि इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नगरों का निर्माण होने लगा। नगर, उपवन, अलंकार, कला, संस्कृति, साहित्य, ये सब समृद्धि बढ़ने के साथ साथ ही विकसित होने लगा, जिसने भारत को स्वर्ण शिखर की तरफ अग्रसर करना शुरू कर दिया। तो इसको हम सांस्कृतिक विकास भी कह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मानव के मनस में भी परिवर्तन आया और वैदिक सिद्धांत, वैदिक व्यवस्था क्षीण होने लगी और धार्मिक विकास शुरू हुआ। और अब वैदिक व्यवस्था ने दिया था संसार को किस तरह से संभाले। वैदिक व्यवस्था का जो अंतिम आदर्श था वो स्वर्ग था, कि स्वर्ग को धरती पर कैसे उतार लाया जाए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि प्रधानता होगी वेदांत की, उपनिषदों की, और यहाँ पर आदर्श स्थापित हुआ मोक्ष का, स्वर्ग का नहीं। यहां तक आते आते मनीषा ने पहचान लिया कि स्वर्ग भी बंधन है, स्वर्ग भी विपत्ति है, विपदा है, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो।
तो यहाँ मुक्ति की बात शुरू होने लगी। इन्हीं उपनिषदों से अनुप्रेरित होकर के नवीन धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हम श्रवण धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक, चारवाक, अनिश्चयवादी, भौतिकवादी, इनको संक्षेप में हम श्रवण धर्म कहते हैं। श्रवणों ने निर्माण की बात की, बीच की बात ही नहीं की। श्रवण धर्म ने कहा हमें मुक्ति चाहिए, सीधी बात, हमें मोक्ष चाहिए। जैन धर्म ने कहा हमें कैवल्य चाहिए, हमें। और ये लोग, इनके जो आदर्श थे, प्रज्ञा पुरुष थे, इन्होंने संसार को लात मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। सारे के सारे राजाओं के बेटे थे, तीर्थंकर, सारे राजाओं के 24 तीर्थंकर, या बुद्ध, महावीर, सारे के सारे बड़ी समृद्ध सोसाइटी से आए। तो धार्मिक विमर्श यहाँ पे बदल गया मोक्ष में। तो हम देख सकते हैं कि ये सारा विकास अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और चौथा विकास मैंने आपको बताया, साथ ही साथ सामाजिक विकास। समाज भी बदलने लगा। समाज में पहले चूंकि वैदिक काल में ज्ञान की प्रतिष्ठा थी और ज्ञान ब्राह्मण वर्ग के हाथ में था। ब्राह्मण वर्ग वो था जो ब्रह्म को जानता था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग वो होने लगा जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वो भी गलत हो गया, वहां पे कुरीतियां आ गई, फिर वहां ठेकेदारी पैदा हो गई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों ने कमान संभाली और क्षत्रिय संबुद्ध हुए, उन्होंने नया धर्म का सूत्रपात किया। ये सूत्रपात क्षत्रिय ही कर सकते थे, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक और एथनिक रीजंस थे। क्योंकि जो श्रवण धर्म है वो संकल्प प्रधान धर्म है। श्रवण धर्म का संबंध जुड़ा हुआ है सीधे सीधे तपस्या से, संकल्प से, परिश्रम से, मेहनत से, या कहो कि संघर्ष से, समर्पण से नहीं जुड़ा हुआ है। और इसके लिए अनुकूल क्षत्रिय थे, इसके लिए अनुकूल ब्राह्मण नहीं थे। तो समाज में क्षत्रिय की प्रधानता हुई। लेकिन क्षत्रियों ने धर्म को अडॉप्ट कर लिया, जो कि ब्राह्मणों का पहले मोनोपोली थी। अब ब्राह्मणों का स्थान ले लिया क्षत्रियों ने, और क्षत्रिय की मोनोपोली थी समाज के शक्ति को, समाज के संपदा को अपने पास एकत्र करना, वो ले लिया वैश्यों ने। और वैश्यों का काम जो प्राचीन काल में था क्षत्रियों की सेवा करना, वो ले लिया शूद्रों ने। तो वन बाय वन ये सीढ़ी ऊपर खिसक गई। इस सीढ़ी के ऊपर खिसकने से ब्राह्मण बाहर हो गए और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीनों इंपॉर्टेंस में आ गए। क्या मोन्टोवेंट एलसी एक गोली रात में बस 3 गोली बस खरीदिए गा दो अजिके। बाकी इसमें तुम डॉक्टर हो क्या? वैसे ही जो तुम गोली लिखी हुई है मेरे डॉक्टर ने भी मुझे लिखा है, यही तो मैं खा रहा हूं। ठीक है, थैंक्स फॉर योर सजेशन। ठीक है, मैं वो सेम मेडिसिन मेरे डॉक्टर ने लिखा है जो तुमने सजेस्ट किया है। तो मैं ठीक ही हूँ, थोड़ा खांसी खुशी है, तो रहना ही चाहिए, 2-4 दिन नहीं रहेगा तो किस बात का वायरल। तो हम ये देखते हैं कि ये चारों आयामों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया।
और इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का आधार बना लोहा। इसीलिए कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। इसीलिए विजय को कहते हैं लोहा लेना। नहीं भावना, ये एक्चुअली ना संडे था तो आज मैंने ले लिया। इस टाइम तो प्लस की क्लास होती है। ठीक है, खैर यहाँ जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वैश्यों का अचानक से इम्पोर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि व्यापार का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये जो नए धर्म पैदा हुए, सवर्ण धर्म पैदा हुए, वैश्य ओरिएंटेड धर्म पैदा हुए, बुद्ध ने, महावीर ने, या जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने वैश्यों को कुछ एक्स्ट्रा प्रोमिनेंस दिया, एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस प्रोवाइड किया, और ये झकझोर करके ये शिष्य बनते हैं। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई, लड़खड़ा गई। तभी हम देखते हैं कि ऐसा अनिवार्य नहीं रहा कि ब्राह्मण ही सर्वोत्कृष्ट है, शूद्र निकृष्ट है, नहीं। मगध एम्पायर में जो पहला ऐतिहासिक वंश आता है नंद वंश, वो शूद्र का वंश था। और नंद वंश ने कम से कम उत्तर भारत का राजनीतिक एकीकरण कर दिया। फ्री क्लास भावना, अगर आप ग्रुप में हो ना तो ग्रुप में मैसेज जाएगा। अभी ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पा रहा है, सम ऑफ माय रीजंस, लेकिन ग्रुप में मैसेज जाएगा, आप वहां से समझ लेना। और एक और मेरा ग्रुप है, वो क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी। कम्युनिटी मेरे ऐप में है, सभी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उस कम्युनिटी को। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, सभी उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे मैसेज आ जाएंगे फ्री क्लासेस के। ठीक है, इसको आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। 96 लोग हो गए हैं क्लास में, अत्यंत हर्ष का विषय है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, वैश्य प्रोमिनेंस पे आ गए, और वैश्य प्रोमिनेंस पे आ गए तो शूद्र चूंकि व्यापार में नहीं थे, तो शूद्र राजनीति में आगे बढ़ गए। और नंद वंश, पहला शूद्र वंश मगध में, या पहला आर्यावर्त का साम्राज्य इन्होंने हस्तगत कर लिया। और नंद वंश के बाद हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग तक जितने भी शासक हुए हैं, इंक्लूडिंग अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके मूल वर्ण के विषय में डाउट, ये किस वर्ण के थे, किसी को पता ही नहीं किस वर्ण के थे। और इस पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। ग्रीक क्षत्रिय कहते हैं, बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ इनको शूद्र बताते हैं,
कोई परिशिष्ट पर्वन कुछ और कहता है, स्वप्नवास बुद्धता कुछ और कहता है। अलग अलग लोग अलग अलग ही बताते हैं। तो यहां पर हम एक नए मूल्य का सूत्रपात देखते हैं। वो नया मूल्य ये है कि वर्ण व्यवस्था समाप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार, मौर्य वंश की स्थापना हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक का आदर्श रखता है भारतीय इतिहास में, जो राजा भी है, सम्राट भी है, और साथ ही साथ अरहत भी है। संलेखना विधि से अपना शरीर त्यागता है, अरहत्व है। यहां ब्राह्मण धर्म के प्रति कोई रुझान नहीं इनका। चंद्रगुप्त मौर्य को ही फॉलो करता है अशोक। अशोक ने मरते वक्त अरहत्व तो नहीं लिया, अशोक ने जीते जी ही अपने आप को, मतलब पूरे साम्राज्य की मशीनरी को, सिस्टम को इन्वॉल्व कर दिया धर्म कार्य में। धम्म घोष, धम्म महामात्र, और स्थिति इतनी विदारक हो गई कि इसके, राधा गुप्त इसका मंत्री था। राधा गुप्त ने बाद में इन पर प्रतिबंध लगाया कि आप सारा पैसा नहीं उड़ा सकते, पत्थरों को बनवा बनवा करके उसके पूरे देश में पत्थरों की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन अशोक ने राजनीति की दिशा और दशा को ही बदल दिया। अशोक ने राजनीति में एक नया आदर्श स्थापित किया। यह आदर्श अशोक का अकेले इकलौता आदर्श नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद ने भी यही आदर्श दिया है कि जो सम्राट होगा वो आध्यात्मिक शिखर पर भी होगा, राजनीतिक शिखर के साथ साथ। बाद में हम देखते हैं प्लेटो ने भी यही आदर्श दिया है द रिपब्लिक में, दार्शनिक सम्राट। अशोक वैसा था। यही कारण है कि भारत ने इसको सम्मान देते हुए इसके सभी चीजों को अपने राष्ट्रीय चीजों के रूप में अपना लिया। अशोक की वजह से बौद्ध धर्म आज जिंदा है। अशोक ने इस परंपरा को मरने नहीं दिया और पूरी शिद्दत के साथ इस परंपरा को बनाए रखा। बौद्ध धर्म को जब नष्ट किया गया, अशोक ने इसकी एक शाखा भिजवा दी चाइना में, श्रीलंका में। श्रीलंका से उसकी एक शाखा गई चाइना में, चाइना से उसकी एक शाखा फिर आकर के बोध गया में लगी। अपने बेटों बेटियों को भी इन्वॉल्व कर दिया। और भारत की आबोहवा को बदल के रख दिया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ब्राह्मण वर्ग में एक प्रतिक्रिया हुई और उसका नायक बनकर के निकलता है उत्तर भारत में पुष्यमित्र शुंग और वासुदेव, और दक्षिण भारत में शातवाहन, और उसके बाद के समय में वाकाटक। हर एक व्यवस्था की, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो,
एक उनका कालखंड होता है, एक उनकी उम्र होती है, और वो उम्र पूरी होती है। तो पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर वैदिक धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। सातवाहनों ने दक्षिण में ब्राह्मण धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने आप को कहना भी शुरू कर दिया कि वो अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण यानी ऐसा ब्राह्मण जो कभी दोबारा हुआ नहीं। लेकिन पुष्यमित्र शुंग आग्रही होने के साथ साथ बौद्धों का भी ख्याल करने वाला था। यह फेनाटिक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल रीजन को मानने वाला नहीं था। इसने भरहुत का स्तूप भी बनवाया, सांची की वेदिकाओं का भी निर्माण किया, और ऐसी भी किंवदंतियां हैं कि इन्होंने नष्ट किया, बहुत सारे स्तूपों को नष्ट किया। लेकिन पुष्यमित्र शुंग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इसके टाइम में हम देखते हैं कि हिंद यवन बाहर से आक्रमण करने लगे थे, और इनका सफलता से प्रतिरोध किया इन्होंने। अश्वमेध यज्ञ किया, एक निष्कंटक साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। दक्षिण में सातवाहनों ने भी ब्राह्मण धर्म को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। उसके दक्षिण में वाकाटकों ने भी प्रतिष्ठित करने की कोशिश की, लेकिन चैनल बदलने में टाइम लगता है। 100-150 साल में एक आबो हवा बनी ब्राह्मण धर्म की फिर से। और जब गुप्त एम्पायर स्टेब्लिश होता है तो पूरी तरह से 100% ब्राह्मणिज्म स्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन बीच में आते हैं कनिष्क। कनिष्क ने पूरी जिंदगी कोशिश की बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों को एसिमिलेट करने की। कनिष्क पहले शैव था, बेसिकली वो भारत से था ही नहीं, वो चाइना का था, यूची कबीले से ताल्लुक रखता था, चाइना का। कनिष्क पहले शैव था, इसके बाद हालांकि अशोक भी पहले शैव था, इसके बाद कनिष्क बौद्ध बन गया। तो कनिष्क ने पूरा प्रयास किया कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म के इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक बीच का मसौदा तैयार किया जाए। शिव पूजा तो पूरी दुनिया में है, अलग अलग रूपों में। अभी तो यहाँ तक भी स्टेटमेंट दिया जाता है, पता नहीं सही है कि गलत है, कि जो काबा में पत्थर है वो शिवलिंग है। मैंने तो ये भी पढ़ा। आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स, बट देयर आर सम स्टेटमेंट्स लाइक दिस। और मैंने अभी कुछ दिन पहले पोस्ट शेयर की थी, कहीं से मुझे मिला था कि शिवलिंग जैसी आकृतियां पूरी दुनिया में मिलेंगी। पूरी दुनिया में सेम शिवलिंग की आकृति को रेप्लिकेट किया गया है। तो कनिष्क ने क्या किया? कनिष्क ने महायान का एक नया वर्जन दिया। कनिष्क ने कहा कि आप लोग लड़ना भिड़ना छोड़ो, हीनयान मत अपनाओ कि हम सिर्फ गौतम बुद्ध की देशनाओं को लेकर के ही चलेंगे, जो त्रिपिटक में लिखा है सिर्फ उसी को ही फॉलो करेंगे। लिव इट। एक मिनट में आ रहा हूँ।
तो इस सत्र को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय।